बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खुशामदीद टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। मैं हूँ फातिमा तज़ारा जी और प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे हैं उज़ैर मलिक। और हमेशा की तरह एक बार फिर हम एक ज़बरदस्त और बेहतरीन मालूमात से भरा हुआ शो लेकर हाजिर हैं। बस आपने ये करना है कि 2 घंटे आपने हमारे साथ रहना है। सीट बेल्ट लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं भी लगाना तो कोई मसला नहीं है। आपको जनाब शो में वो सब कुछ मिलेगा जो आप देखना चाहते हैं, जिसकी आप तलाश में होते हैं। और सबसे पहले हम वेदर पर बात करते हैं, क्योंकि जनाब आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। आप देखना चाह रहे होते हैं कि जनाब हमने जो काम सर अंजाम देते हैं क्या उसमें मौसम आड़े तो नहीं आएगा। तो मुख्तलिफ शहरों में मानसून का तूफानी स्पेल तो चल रहा है, मगर वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली ने खतरे की घंटी बजा दी है और 10 सितंबर तक मुल्क भर में तबाहकुन बारिशों से खबरदार किया है। इस पर खुसूसी बात करेंगे प्रोग्राम में। बिल्कुल, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में जगह जगह तबाही के जो आसार नुमाया हो रहे हैं, उस पर भी सैलाब से मुतासरा इलाका तबाबी जो है वो इस वक्त वहाँ पर क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है ये भी जानेंगे। इमदादी सरगर्मियाँ कहाँ तक पहुँची हैं, मुतासरीन को किन मुश्किलात का सामना है, इस हवाले से ताज़ा तरीन सिचुएशन से आपको आगाह करेंगे। और इसके साथ बुनेर की भी बात होगी, जहाँ कई गाँव उजड़ गए हैं और ख़ानदानों के ख़ानदान ख़त्म हो चुके हैं, हज़ारों अफराद बेघर हो चुके हैं। मुतासरा इलाकों में अल-खिदमत फाउंडेशन इमदादी सरगर्मियों में भी मसरूफ़ है, तो इस पर भी खुसूसी मेहमान हमारे साथ आज मौजूद होंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे एक नफ्सियाती और जहनी बीमारी के हवाले से, जिसमें इंसान एक यकीन की दुनिया में जीता है मगर हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स होती है। ये बीमारी है क्या, इस पर माहिर नफ्सियात से गुफ्तगू होगी। इसके साथ बात करेंगे कराची के सूरत हाल पर, जहां सियासी जमातों की जानिब से शहर कायद की तबाही की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की कोशिशें चल रही हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि मसाइल का हल है क्या आखिर। और इस पर मुख्तलिफ मेहमान हमारे साथ होंगे जिनसे बात करेंगे। बिल्कुल, जबकि प्रोग्राम में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग के खात्मे के लिए जदीद हल जो ढूंढा गया है, आखिर वो क्या है ये जानेंगे। इस पर आपको खुसूसी रिपोर्ट भी दिखाएंगे। और प्रोग्राम में ये भी बात होगी शुगर के हवाले से। हमारे साथ होंगे फाते ज़ियाबितिस, जिन्होंने 18 साल बाद शुगर को कुदरती और ग़ज़ाई तरीकों से शिकस्त दे दी है। उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। आपने सुनो न्यूज़ के मुख्तलिफ डिजिटल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो पेजेस हैं हमारे, अब वहाँ पर जाना है। अपनी पसंद का कोई भी सेगमेंट आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं जी। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज मौसम की सूरत हाल से ही कर लेते हैं। बिल्कुल जी। बताइए फातिमा। चलें जी, चलते हैं और जानते हैं कि आज पाकिस्तान में मौसम कैसा रहने वाला है। तो मुल्क भर में मौसमी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। आपको बताते चलें कि मुल्क में बारिशों का तूफानी स्पेल जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वस्ती सिंध और जनूबी बलूचिस्तान के बेशतर मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद, कश्मीर और बालाई सिंध में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की सूरत हाल क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मौसम खुश्क रहेगा। अगर हम लोग गिलगित की तरफ जाएं तो यहाँ पर पारा ज्यादा से ज्यादा 29 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। सकर्दू की जानिब जाएंगे, जहां पर दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 21 और कम से कम 12 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। जन्नत नज़ीर वादी, आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं। आपको बताते चलें कि वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर का रुख करें तो यहाँ पर पारा ज्यादा से ज्यादा 31 और कम से कम 18 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। गंधारा तहजीब के मरकज खैबर पख्तूनख्वा की कुछ बात कर लेते हैं। आपको बताते चले कि सूबे के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। मेहमान नवाजों के शहर पेशावर की जानिब जाएं तो यहाँ पर पारा ज्यादा से ज्यादा 35 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। सवात, जिसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 27 और कम से कम 16 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, मानसहरा, एबटाबाद, बुनेर, सवाबी, नौशहरा, लकी मरवत, DI खान समेत गिरदोनिवाह में बारिश भी मुतवक्के है।
और अब नजर डाल लेते हैं पंजाब के मौसम पर। आपको बताते चलें कि सूबे के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स रहेगी। बागों के शहर लाहौर का रुख करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब जाएंगी, जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 34 और कम से कम 26 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है। मुल्तान की तरफ अगर जाएं तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 37 और कम से कम 29 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खिता पोचोहार और शुमाल मशरकी पंजाब में बारिश की पेशगोई भी की है। और अब बात कर लेते हैं सूबा बलूचिस्तान की। आपको बताते चलें कि सूबे के बेशतर इज़लाम में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। सूबाए दारुल हुकूमत कोयटा का रुख करेंगे, जहां पर दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 35 और कम से कम 19 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान अवरान, खारान, लसबेला, गवादर, खुस्तार, कल्लात, बारखान, सिब्बी, कोयटा और ज़ियारत में बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। और आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं सूबा सिंध का मौसम। तो आपको बताते चले कि सूबे के बेशतर इलाकों में बादलों का राज बरकरार रहेगा। अर्बन फ्लडिंग की वजह से इस वक्त रोशनियों का शहर कराची अंधेरों में डूबा हुआ है। और अगर कराची के दर्जा हरारत के मुतालिक आपको बताएं तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 31 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। हैदराबाद की जानिब भी बढ़ेंगे, जहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 33 और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर इज़्ला में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई भी की है। मुल्क भर में नाजरीन बारिशों का सिलसिला जारी है। कराची और हैदराबाद समेत सिंध भर में बादल जमकर बरसे हैं। नशेबी इलाके इसके बायस ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और मुतादिद शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। बलूचिस्तान में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। पंजाब में भी मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने खबरदार किया है कि बारिशों का रवा सिलसिला 10 सितंबर तक रहेगा और अगला मानसून स्पेल ज्यादा शिद्दत वाला होगा। जी हाँ, जबकि आइंदा दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जहीर अहमद बाबर साहब। वेलकम कहेंगे आपको सुनो पाकिस्तान में। ये कहेगा मुल्क भर में मानसून का 7वां स्पेल पूरी शिद्दत के साथ इस वक्त जारी है और अब ये स्पेल मजीद कितने दिन तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मानसून का जो स्पेल है इसकी फिलहाल कंसंट्रेशन जो है वो सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में है जी, जिसके बाद सिंध के ज्यादातर हिस्सों में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश। और पिछले दिनों में हमने देखा है कि कराची में जो है वो शदीद बारिशें जो है वो हुई हैं। ये बारिश का ये सिलसिला जो है सिंध के जो पार्ट्स हैं इसमें कल तक जारी रहेगा। आज इसका मैक्सिमम इंटेंसिटी की रेनफॉल्स हैं, कल से फिर ये काफी हद तक कम हो जाएगा। अगले 2 दिन जो है वो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स जो है वो फिर सदर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में उसके फिर बाद नहीं है। वीकेंड पे फिर जो अपर हाफ ऑफ द कंट्री है, जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैं, जिसमें पंजाब के ज्यादातर इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, कश्मीर के इलाके हैं, इसमें फिर दोबारा जो है वो मानसून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे भी फिर गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है, जिसके साथ फ्लैश फ्लडिंग और अर्बन फ्लडिंग के चांसेस को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है जहीर साहब, कराची समेत सिंध में मजीद कितनी बारिशें बरस सकती हैं और किन इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा मौजूद है? देखिए, ओवरऑल वेदर सिस्टम जो है अभी भी सदर्न हाफ ऑफ द कंट्री में खासतौर पर सिंध और उसके जॉइनिंग एरियाज में मौजूद है। पार्ट ऑफ इट इज ऑन द अरेबियन सी। तो ये आज के दिन जो है ज्यादा इसकी कंसंट्रेशन है, कल से ये किसी हद तक कम हो जाना शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद सदर्न हाफ ऑफ द कंट्री, सिंध के ज्यादातर इलाकों में, कराची में, बलूचिस्तान के ज्यादातर इलाकों में, कोस्टल बेल्ट में फिर आहिस्ता आहिस्ता मौसम जो है अब खुश्क होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है जो कराची की है, हैदराबाद है, बदीन है, ठट्ठा है, इन इलाकों में आज भी अच्छी रेनफॉल की चांसेस हैं, जिसकी वजह से अर्बन फ्लड्स के चांसेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जो माउंटेनियस एरियाज हैं, खासतौर पर दादू वगैरह के, इनमें जो है उनके हिल टॉरेंट्स, उनमें भी वाटर फ्लोज जो है वो ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है जहीर साहब, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो 7वां स्पेल है उसका आज शिद्दत वाला आखिरी दिन होगा, उसके बाद फिर हम 8वें स्पेल की जानिब जाएंगे। कहिएगा बालाई इलाकों की अगर हम लोग बात करें तो मुतादिद इलाकों में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा के रखी हुई है। पहाड़ी इलाकों में मजीद कितने दिन बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा? और ये भी कहा जा रहा है कि जो आने वाले अगले 2 स्पेल हैं उनकी शिद्दत इन पिछले 7 स्पेल से ज्यादा होगी, तो इसमें किस हद तक सदाकत है?
देखिए ये मानसून है और मानसून ऑलमोस्ट मिड सितंबर तक जारी रहता है जी इसकी इंटेंसिटी खास तौर पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इंटेंसिफाइड रेनफॉल्स जो है वो मानसून का एक खासा है और ओवर द इयर्स हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून स्पेल्स की इंटेंसिटी में भी इजाफा हो रहा है तो जो पहले जो इंटेंसिफाइड रेनफॉल्स होती थी जो शदीद बारिशें होती थी उनकी शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से तो जब भी मानसून सीजन होगा जब भी उस मानसून स्पेल्स होंगे और खासतौर पे जब मानसून एक्टिव हुआ होगा तो उस वक्त इंटेंसिफाइड रेनफॉल्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते खासतौर पे जो अर्बन सेंटर्स हैं उसके अंदर अर्बन फ्लडिंग की चांसेस रहेंगे और जो माउंटेनियस एरियाज है खैर पख्तूनख्वा के हैं कश्मीर है गिलगित बल्तिस्तान है पंजाब के कुछ इलाके हैं इन इलाकों में फिर जो हिल टॉरेंट्स है वो दोबारा एक्टिव हो जाते हैं बिल्कुल ठीक है तो यानी आप मॉनसून कह रहे हैं सीजन कि के अंदर ये अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद है सिंध की हद तक अगर देखा जाए तो और इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके भी लैंडस्लाइडिंग का खदशा मौजूद है जिनमें कश्मीर है खैबर पख्तूनख्वा है और दीगर इलाके आ जाते हैं और पंजाब में भी जो सूरत हाल है वो किसी हद तक जो है वो कंट्रोल से बाहर हो सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद अहमद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद। और अब उस जरा KPK का रुख कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों में हर जगह तबाही के मनाज़र दिखाई दे रहे हैं। मकानात की जगह मलबे के ढेर हैं, सड़कों की जगह पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं। चंद दिन पहले जहाँ पर जिंदगी हंसती और बसती थी अब वहाँ सोग और सन्नाटा है। सूबे में हालिया बारिशों ने और क्लाउड बर्स्ट सैलाब ने अमवात की तादाद 427 तक पहुँचा दी है जबकि 270 अफराद जख्मी भी हैं। सैकड़ों मकानात तबाह हो चुके हैं, लाखों अफराद मुतासर हैं और गुज़श्ता रोज़ हमने देखा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा की मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया है। सबाद, बुनेर, शांगला, सबाबी में इमदादी कामों का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया गया और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरा में अब जो अफराद थे उनमें इमदादी चेक्स भी तकसीम किए हैं और उन्हें हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी करवाई गई है। इस दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ नौजवानों से मुलाकात की है। पुलिस और सिविल इंतजामिया के एहलकारों से भी मिले और कहा कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को इंतहाई मेहनत और जज्बे के साथ जारी रखा जाए, मुतासरा खानदानों की मुश्किलात कम की जाएं और कोई कसर ना छोड़ी जाए। उधर सवाबी में आपको बताएं मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और इस कुदरती आफत में सवाबी के मारूफ तीर अंदाज अनवर ज़ेब अपने 3 बच्चों समेत मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। उनके खानदान के 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं और गुज़श्ता रोज़ मलबे से मजीद 12 लाशें निकाल ली गई जिसके बाद अमवात की तादाद 42 तक जा पहुंची है। ताहम बिजली और सड़कों की बहाली के लिए मलबा हटाने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल। और सवाबी के मुतासरा इलाकों में इस वक्त इमदादी कार्रवाई हाल क्या है, इसी से मुतालिक डिटेल्स जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है सवाबी से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद अली। शायद ये कहिएगा कि सवाबी के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप और किन इलाकों को अभी तक क्लियर करार दे दिया गया है, कहाँ पर ऑपरेशन जारी? जी शुक्रिया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। जहाँ पे घर गिरे हुए थे वहाँ से तकरीबन 38 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं और ऑपरेशन में पाक फौज के जवान, आर्मी की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम शरीक है। रेस्क्यू 11-22 और सिविल इदारों के 150 इमदादी कारकुन सरगर्मी में शरीक रहे। इसी तरह फलाई तंजीम और खिदमत उम्मा ट्रस्ट मकामी रजाकार ने भी ऑपरेशन में भरपूर शिरकत की है। जी अब तक रेस्क्यू जो मलबा हटाने का अमल था और लोग निकालने का अमल था वो मुकम्मल किया जा चुका है और रोड और मलबा हटाने का काम जारी है। जी आपको बताता चलूं कि पूरा इलाका सोग में डूबा हुआ है और रंज और गम की फजा कायम है। जी और जिला इंतजामिया की तरफ से इस वक्त हेवी व्हीकल्स मलबा और रोड क्लियर करने में मसरूफ है जबकि चूँकि बारिश ज़्यादा थी और इस वजह से पूरे गजुन में तकरीबन बिजली के 30 से 40 जो पोल हैं वो गिर गए थे तो बिजली की बहाली का अमल भी जारी है। अच्छा शाहिद हमें ये बताइएगा मवासलात की बहाली के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और जो वहाँ पर मुतासरीन हैं हमें ये बताइएगा उन्हें इस वक्त इमदादी चीज़ों में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी है वहाँ पर इन इलाकों में? जी इन इलाकों में जो जिला इंतजामिया है और जो फलाई तंजीम है उनकी तरफ से खाने पीने का और रिहाइश का बंदोबस्त तो किया गया है, लेकिन सर जो यहाँ पे लोग हैं ना तो उनका कहना है कि उन्हें हेवी मशीनरी की ज़रूरत है कि
जो मलबा, बहुत ज्यादा मलबा पड़ा हुआ है, तो उसे क्लियर किया जा सके। ठीक है, शायद ये भी कहिएगा, जैसे आप कह रहे हैं काफी ज्यादा हैवी मशीनरी भी चाहिए, मलबा बहुत ज्यादा है, तो कोई इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि जगह को क्लियर कितने अरसे में कर दिया जाएगा, ये ऑपरेशन कब तक मुकम्मल हो सकता है? जी, जिला इंतजामिया तक के मुताबिक जितना मलबा पड़ा हो, आप जैसे कोई पहाड़ गिरा हो, इतना ज्यादा मलबा है ना, अच्छा। तो उनका कहना है कि 2 से 3 दिन लग सकते हैं मलबा हटाने में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि मलबे को हटाने में वक्त लग सकता है। बहुत शुक्रिया, मोहम्मद शाह साथ मौजूद थे। सवाबी की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे मुतालिक हमें आगाह करे थे कि वहाँ पर जो इमदादी कार्रवाइयाँ वो किस हद तक जारी है, मलबा हटाने का काम किस तेज़ी से हो रहा है और वहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं जिनकी अशद ज़रूरत है मुतासरीन को। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम नाज़रीन प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि मजीद इन्फॉर्मेशन आपका वेट करिए ब्रेक के उस पार। देखते रहें सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बुनेर की बात की जाए तो ये क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रैलों से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है और सिर्फ चंद ही मिनटों में सैलाबी रैलों ने मुतअद्दिद गाँव के नामो निशान मिटा दिए। गाँव के गाँव उजड़ गए, पूरे के पूरे ख़ानदान ख़त्म हो गए। दिगई गांव में एक ही खानदान के 22 अफराद सैलाब की नजर हो गए। बिश्नई गांव मुकम्मल तौर पर खंडर में बदल चुका है। इस गांव में एक ही खानदान के 17 अफराद जाँ बहक हुए हैं और बुनेर में मजमूई हलाकतों की तादाद 300 तक जा पहुंची है। मुतासरा इलाकों में मलबे तले दबे अफराद की ताहाल तलाश का अमल जारी है। जबकि पीर बाबा की ज़ियारत के करीब वाक़ बरसाती नाले के किनारे इज्तिमाई नमाज जनाजा का मंजर दिल दहला देने वाला था। हर तरफ फजा सोगवार थी। जनाजे में एक साथ 35 मैयतें लाने पर हर तरफ कोहराम मच गया। लवाहिकीन पर सख्ता तारी हो गया। रिक्के तमेज़ मनासिर ने सख्त दिलों को भी आबदीदा कर दिया। ख़वातीन अपने प्यारों के आखिरी दीदार पर धाड़े मार कर रोती नजर आई हैं और मुतासरा इलाकों में जगह जगह मलबे, तबाहशुदा मकानात और जानवरों की लाशों के ढेर मौजूद हैं। पीर बाबा बाजार में हर दुकान सैलाबी पानी, कीचड़ और मिट्टी से भर चुकी है और बहुत ज़्यादा दिल को तकलीफ देने वाले मनाज़िर जो हमें नजर बिल्कुल। मुतासर इलाकों में पीने के पानी की इस वक्त शदीद किल्लत है। रास्ते वहाँ पर बंद हैं। मोबाइल फ़ोन सर्विस मुकम्मल तौर पर मअतल है क्योंकि पहाड़ों पर मौजूद टावर्स बिजली और डीजल की कमी के बायस बंद हो चुके हैं। हज़ारों अफराद खुले आसमान तले आ चुके हैं। बेसरो सामानी का आलम है। ताहम अल खिदमत समेत मुख्तलिफ निजी इदारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की जा रही है। जिला बुनेर की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ के मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की सेक्रेटरी जनरल सैयद वकास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकास साहब, आपको वेलकम कहेंगे सुनो पाकिस्तान में। सबसे पहले तो ये बताएगा, हम देख रहे हैं कि जिला बुनेर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, यहाँ पर कितना जानी और माली नुकसान सामने देखने में आया और अगर हम लोग अल खिदमत फाउंडेशन की बात करें तो उनकी जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं, तो उस हवाले से थोड़ा हमें अपडेट कीजिएगा कि किस तरह से इमदाद की जा रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाइल भी दरपेश हैं इमदाद फ्राहम करने। मैं बहुत ममनून हूँ आपका कि आपने मुझे दावत दी। बुनियादी तौर पर तो हम पहले ही इस का अंदाज़ा लगा चुके थे, अगर इसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं थी। यानी अल खिदमत फाउंडेशन हर साल मानसून के मौके के ऊपर जो है कि अपनी पूरी टीम को तैयार रखती है और हमें पता है कि इन पहाड़ी इलाकों के अंदर ये होता है और कुछ न कुछ पेश गोई ये की जा रही थी कि जब मामूल से ज़्यादा शिद्दत होगी मौसम की और इस तरह के सैलाबी रैलों की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो ज़रूर हुआ कि अल खिदमत फाउंडेशन विद इन नो टाइम यानी हम लोग वहाँ पहुँच गए। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये 14 अगस्त की रात को ये आगाज़ हो गया था और 15 को जो है कि ये वाक़या हुआ है, जिसको जो हौलनाक वाक़या बुनेर वाला था, यानी इसमें आप जिसका नाम ले रही बिश्नोई का, और हम 15 ही को हमारी टीम वहाँ पहुँच चुकी थी। तो इस वक्त जो है कि ज़ाहिर जो नुकसान है, जो आदाद शुमार है, डेथ तौल है, वो तो सबके इल्म में है। असल में सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त मौजूद है वो ये है कि इस वक्त रेस्क्यू सबसे अहम काम है। अगरचे कहा यह जा रहा है कि वहाँ बहुत सारे मुकामात के पर ये मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं ज़ाहिर जिनके प्यारे यानी नहीं मिले अभी तक, या कम से कम जिनकी डेड बॉडी नहीं मिली, उनको इत्मीनान नहीं होगा। इस लिहाज से तो कुछ मुकामात पर तो यानी इदारों ने क्लियर कर दिया कि यहाँ से जो किया जा सकता, और ज़ाहिर मुकामी लोग बता सकते हैं कि कितने लोग यहाँ मौजूद थे, लेकिन अभी भी ऐसे मुकामात मौजूद है कि जहाँ मलबे के नीचे जो है कि डेड बॉडी मौजूद है। तो गोया सबसे अहम, अच्छा ये काम बुनियादी तौर पर इदारों का है। ज़ाहिर हैवी मशीनरी, उस पहाड़ी इलाके के अंदर हैवी मशीनरी पहुँचना, ये हाथों से और कुदालों से और बेल्टों से काम नहीं। ये तो हो सकता है कि आपकी दुकान के अंदर जो है कि वो जो है कि मिट्टी आ गई है तो आप उससे निकाल सकते हैं, लेकिन जो है कि मकान जो है कि जो छत तक दब चुके हैं इस वाले से, तो इस वक्त अल खिदमत जो है
इस वक्त इदारों के साथ मिलकर पूरी कोऑर्डिनेशन से काम करती है। हमारा ख्याल है कि ये काम किसी एक उसका नहीं है। हमने 15 अगस्त से आगाज़ कर दिया था। इस वक्त हम 2 काम कर रहे हैं। एक तो है रेस्क्यू, यानी लोगों की जान बचाना और जान बचाकर करीबी महफूज इलाकों में मुंतकिल करना, और उसके बाद जो है कि रिलीफ का मतलब ये है कि अब मसला वहाँ बीमारियों का भी है, खुराक का भी है। जिनके घर जो इस वक्त सैकड़ों खानदान जिनके पास जो है कि छत नहीं मौजूद, तो आपने उनको जो है कि खैमे, आपने उनको चारपाइयाँ, आपने उनको स्टोव, चूल्हे वगैरह और बर्तन, ये सामान देना। तो गोया हमने पूरी फहरिस्त बनाई है। ठीक है, रेस्क्यू और रिलीफ दोनों किया जा रहा है। जाफर साहब, ये भी कहिएगा कि जैसे हम देख रहे हैं कि ये तो आपको पहले से भी कहीं ना कहीं इल्म था कि होगा, लेकिन इंटेंसिटी के बारे में इतना मालूम नहीं था कि ये इतनी शिद्दत अख्तियार कर जाएगा। आने वाले 2 स्पेल्स के बारे में ये कहा जा रहा है, पेशगोई की जा रही है कि ये मजीद शदीद होगा, तो उसके लिए भी कोई पेशगी इकदाम किए गए हैं? जिस वक्त यही किया जा रहा है कि जो करीबी, अब देखें हर जगह पर वाटर कोर्स का लोगों को पता है। देखिए ये जो क्लाउड बस्ट है ये तो कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये एक गैर मुतवक्को होता है। लेकिन जो वाटर कोर्स हैं, जब बारिशें शदीद होती हैं खासतौर पर पहाड़ी इलाकों के अंदर, तो वो रास्ता होता है। और आपको मालूम है, आप अगर कालाम गए हैं, आप अगर कागान गए, तो आपको मालूम है कि होटल तकरीबन जो है कि दरिया के ऊपर निकले हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि यानी हम खुद जो है कि हमने एट स्टेक किया हुआ है इंसानी ज़िंदगियों को। और मैं सुन रहा था कि कल एक वफाकी वज़ीर एक नेशनल चैनल पर ये आकर बता रहे थे कि भाई इस वक्त सबसे बड़ा मसला है हमारे मुआशरे के बड़े लोग। देखिए इस्लाह या बेहतरी चाहे घरों की हो चाहे मुआशरों की हो, बड़ों से आएगी, इसलिए कि उनको सबसे पहले मॉडल बनना पड़ेगा। और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है कि जो सारे साल, बिल्कुल वकास साहब, खाली बात करने से कुछ नहीं होगा, उन लोगों के रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ताकत में है, वो इख्तियार रखते हैं। सर ये बताइएगा कि इमदादी सरगर्मियों में कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े, कौन सी मुश्किलात आई, और मवासलात का निज़ाम वहाँ पर किस तरह से, और दूसरा इस वक्त वहाँ पर जो मुतासरीन हैं जिन्हें वहाँ से रेस्क्यू किया गया है, उन्हें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपना हिस्सा डाल सकें? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अलखिदमत काम करी, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इदारे हैं सच्ची बात है वो काबिल कदर हैं, वो हमारे मुआशरे के मोहसिनीन हैं। लेकिन इस वक्त ज़रूरत यह है कि एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ NDM में, PDM में, रेस्क्यू 1122 और ये इदारे, यानी इनको मिलकर जो है कि एक बाकायदा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करनी होगी। और कल वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ ले गए थे बुनेर में, और वहाँ अलखिदमत की टीम के साथ मुलाकात तफसीली हुई, और हमने यही रिक्वेस्ट की है कि जब तक जो है कि इदारे अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा करेंगे, तो एक तो मामला कोऑर्डिनेशन का है। और मैं ये भी आपके वसात से गुजारिश करूँगा कि जो इस वक्त पूरे मुल्क में ये माहौल बना है कि जब आप लोग मीडिया पर इस तरह के मनाजर दिखाते हैं, तो कौन सा दिल है जो मुतासर नहीं होता? हर फर्द ये चाहता है कि मैं, और ये तक हो रहा है कि लोग 2 ट्रक लेकर वहाँ तो लास्टली यही बता दें जाफर साहब, नहीं है, हर कोई अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे, और अगर किसी इंसान ने इमदाद आपके थ्रू भिजवानी है, इस फाउंडेशन के थ्रू भिजवानी है, तो वो किस तरह से राब्ता करके भिजवा सकते हैं? ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है। एक तो कोऑर्डिनेशन ये है, ये काम बुनियादी तौर पर रियासती इदारों का होता है, क्योंकि उनकी रिट होती है, पुलिस है, फौज उनके पास है, डिप्टी कमिश्नर, तहसील वगैरह, एक तो बात। दूसरा ये है कि हम ये भी चाहेंगे कि जो क्रेडिबल इदारे हैं, यानी अलखिदमत है या और हैं, कि जिनका लोकल सेटअप भी मौजूद है, वो वहाँ के कल्चर को भी जानते हैं। देखिए अब जो कराची और लाहौर से लोग जाएंगे उनके लिए ये मुश्किल होगा, लेकिन अगर वो पहले से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में, मिसाल तौर पर हमने कल एक मीटिंग की, परसों रात को मीटिंग की है कि पूरे पाकिस्तान से जो ट्रक आ रहे हैं, हमने कहा कि जब तक सेंटर और रीजन की कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, आपने कोई चीज़ नहीं भेजनी। देखिए ना, अब इस वक्त कई जगहों से, यानी पेशावर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, लाहौर से लोग सामान दे रहे हैं। यानी मसला कराची में एक जो है कि ऑयल फैक्ट्री ने जो है कि कई ट्रक दे दिए, लेकिन हमें पता है कि कहाँ पहुँचाना है, और फिर पहुँचाना तकसीम भी करना है। बिल्कुल, जो आप लोग वहाँ पर मौजूद हैं, आपके कारकुनान वहाँ मौजूद हैं, वो बेहतर जानते हैं कि किस इलाके में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, और वहाँ पर ये फराम की जानी चाहिए। सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया वकास जाफरी साहब, बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला आपकी ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा हिम्मत और सलाहियत दे ये काम करने की। और इस वक्त जो रेस्क्यू और रिलीफ का काम है नाज़रीन, वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो हुकूमत का करने का काम है वो ये है कि इन जगहों को रेगुलेट किया जाए, और वहाँ पर जो गैर कानूनी तामीरात हैं, जो दरिया के रास्ते में तामीरात की गई हैं, जिस तरह वकास साहब भी मेंशन कर रहे थे, हम सब भी ऑब्जर्व करते हैं इन इलाकों के विजिट के दौरान के बिल्कुल दरिया के साथ जो हैं वो होटल्स बना दिए जाते हैं, रिहाइशें बना दी जाती हैं। उनको वहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाले दिनों में जो जानी नुकसान है वो कम से कम हो सके मानसून सीजन के दौरान। बिल्कुल ऐसा ही। और नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद इन्फॉर्मेशन आपका वेट करिए, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में बात करेंगे ज़हनी और नफ्सियाती डिसऑर्डर्स की। तो नाज़रीन, आप में से अक्सर ने शायद आज पहली बार एरोटोमिनिया का लफ्ज़ सुना होगा। ये एक ऐसा नफ्सियाती मसला है जिसमें इंसान एक यकीन की दुनिया में जीना शुरू कर देता है, मगर वो हकीकत के बिल्कुल बरक्स होता है और हकीकत से कोसों दूर होता है।
मरीज को लगता है कि कोई शख्स, खास तौर पर कोई बासर या फिर मशहूर शख्सियत उससे मोहब्बत करती है। हालांकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये कैफियत ना सिर्फ मरीज के लिए परेशान कुन है बल्कि उसके इर्द गिर्द के लोगों को भी मुश्किल में डाल देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और एरोटोमेनिया क्या है, ये डिसऑर्डर क्यों कर होता है और इब्तदाई अलामात इसकी क्या हैं, इसका इलाज कैसे मुमकिन है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताएगा कि ये जो बीमारी है बेसिकली ये है क्या, और जिस तरह से हमने कुछ इसकी कैफियत और इब्तदाई अलामात का जिक्र किया है, कब वो वाले साइंस आप में आना शुरू हो तो आपने, या आपके आसपास वालों में से किसी में पाए जा रहे हो तो आपने उसका फौरन से ट्रीटमेंट शुरू करवाना? थैंक यू सो मच। हमने जिस तरह पिछली दफा बात की थी साइकोटिक डिसऑर्डर्स की, जी, तो जी। अभी हम अगले कुछ दिनों में साइकोटिक डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे। एरोटोमेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसमें डिलूजन क्या होता है? फिक्स्ड, फॉल्स, अनशेकेबल बिलीफ। आपको यकीन होता है कि आपसे एक ज्यादा पुरअसर शख्सियत, अमूमन कोई एक्टर, सिंगर, पॉलिटिशियन आपके इश्क में मुब्तला है। अच्छा। आप उसके इश्क में मुब्तला नहीं है, वो तो बहुत सारे लोग होते ही हैं, वो आपके इश्क में मुब्तला है। जी। और ये अलहदा से एक डिलूजनल डिसऑर्डर नाम की बीमारी भी है, एरोटोमेनिया। फिर ये स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी की एक अलामत हो सकता है। अच्छा। कई दफा ये डिप्रेशन के साथ भी आ सकता है कि अच्छा। मरीज बहुत डिप्रेस है, लेकिन उसको ये यकीन है कि मुझे इस डिप्रेशन से निकालने के लिए कोई ना कोई वो एक्टर आएगा, कोई ना कोई पॉलिटिशियन आएगा जो मेरे इश्क में मुब्तला है, वो अपने काम शाम कर रहा है, जब वो कामों से फारिग होगा तो मेरा सेवियर बन के आएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस डिसऑर्डर के पीछे वजूहात होती क्या है वैसे? क्या ये ज़हनी दबाव का नतीजा है, बचपन के तजुर्बात हैं, या फिर जिनियाती अवामिल की वजह से कहा जा सकता है कि ऐसा होता है? अच्छा, इसकी ना काफ़ी वजूहात बयान की गई हैं। सबसे पहले तो जिस तरह आपने बताया जेनेटिक, कि अगर ख़ानदान में शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, साइकोटिक डिसऑर्डर्स की बीमारियों की एक हिस्ट्री है तो हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने पिछले 2-4-6 महीने बात की, ड्रग इंड्यूस साइकोसिस। तो बहुत सी दफ़ा आइस के इस्तेमाल से, कोकीन के इस्तेमाल से, ज़्यादा अल्कोहल के इस्तेमाल से जब पेशेंट के दिमाग के केमिकल्स इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, तो भी ये डिलूजन आ जाती है और फिर मरीज इस दुनिया में रहना शुरू कर देता है। और फिर इसकी अलामात आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होती जाती हैं, जो मैं आगे भी फिर आपको बताऊंगा। अच्छा ठीक है उसामा साहब, अगर आप कुछ अलामात को हाईलाइट कर दें जैसे आपने आगे बताया भी, और साथ ही हमें ये भी बता दें कि इसका अगर इलाज की तरफ हम लोग जाएं तो क्या ये मेडिसिन से मुमकिन है या इसकी प्रॉपर आपको थेरेपी लेनी पड़ती है? अच्छा देखिए, मैं अब मेरी 2-3 पेशेंट्स हैं। एक मेरी काफ़ी साल पुरानी पेशेंट थी जिसकी मैंने केस रिपोर्ट पब्लिश भी की। वो अटक से बच्ची आती थी और उसको यकीन था कि एक सिंगर है कुछ समी यूसुफ, अच्छा। वो उसके इश्क में मुब्तला है। ठीक है। और वो उसके फेसबुक पेजेस पे जो लड़कियां उसकी तस्वीरें लाइक करती थी उनको पर्सनल मैसेज करती थी कि ये अच्छा, मेरा है, अच्छा। मेरी ग्रेजुएशन का इंतजार कर रहा है, जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी तो अपनी बीवी को तलाक देगा और मुझसे आके शादी करेगा। ओहो। फिर सारा वक्त वो कमरे में बैठ के, उसकी जिंदगी रुक गई थी। वो पढ़ाती थी एक स्कूल में, FA करने के बाद उससे वहाँ से नौकरी छोड़ दी, उसकी ग्रेजुएशन रुक गई और सारा वक्त वो मोबाइल पे उसकी तस्वीरें देखती रहती थी और ये लोगों को बताती रहती थी कि जी ये मुझे मैसेजेस करता है। और बल्कि उसको फिर हेलुसिनेशंस भी होती तो थी वो कि चैट्स आता कौन है। से दिखाती थी, क्योंकि चैट्स इन रियलिटी में तो नहीं होंगी, ऐसे लोग नहीं, क्या वो करते? ये दिखाती थी कि वो ये दिखाती थी कि जो इसने फेसबुक पे ये अपलोड किया है, जो फेसबुक पे मैसेज डाला है, अच्छा, ये सिर्फ मुझे- मेरे लिए है। वो सारी चीजों को खुद पे डायरेक्ट कर लेती थी। ठीक है। फिर इसका एक बहुत बड़ा जो कॉजेज में है ना, वो कुछ साइको डायनेमिक कॉजेज भी है कि आपकी अपनी सेल्फ एस्टीम लो होती है, आपकी जिंदगी में प्यार मोहब्बत की कमी होती है, लोग आपको अप्रूव नहीं कर रहे होते, तो आपका दिमाग ये ताने बाने बुन लेता है अपने अप्रूवल के लिए, Wall बना अपनी लेता है सेल्फ अपने एस्टीम भीतर को से। बेहतर करने के। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि वो बच्ची का जिक्र किया, आपने केस का जिक्र किया कि वो तो फिर लोगों से झगड़ना शुरू कर देती थी, तो डॉक्टर्स पे क्या बीतती होगी, साइकेट्रिस्ट पे क्या बीतती होगी जब वो उसे बताता होगा कि ये तुम्हारे साथ एक मसला चल रहा है, ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई किसी को तुमसे इश्क विश्क नहीं है, कोई तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला नहीं है, तो फिर किस तरह से डील किया जाता है? देखिए, अभी मेरे पास एक साहब दाखिल हैं जिनको ये यकीन है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब उनके इश्क में मुब्तला लास्टली है। भी बताया था और हमने जिक्र किया था, वो अभी भी दाखिल है और ही इज क्वाइट बेटर नाउ। अभी मैं उनके डिस्चार्ज के करीब हूँ। एक और पॉलिटिशियन का उनको यकीन है कि उस पॉलिटिशियन ने उनको अडॉप्ट किया और उस पॉलिटिशियन की सारी जायदाद उनके नाम होगी। अच्छा अच्छा। तो वो भी दाखिल करके दवाई से हमने उसको बेहतर किया है। चूंकि ठीक है। ये याद रखें, इस बीमारी में ना रिस्क बहुत आता है। अच्छा। कि फिर लोग इन सेलिब्रिटीज को सोशल मीडिया पे तो स्टॉक करते ही हैं, लेकिन अगर वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, अप्रोचेबल हैं, तो फिर उनको स्टॉक करना
उनके शुरू कर पीछे भी देते पड़ हैं और जाते फिर होंगे। वो- उसामा साहब, अगर आप थोड़ी सी डिटेल में हमें इलाज के बारे में बता दें, जैसे आपने कहा कुछ मेडिसिन भी आपने पेशेंट को दी थी, तो सिर्फ मेडिसिन से इलाज मुमकिन है या जाहिर सी बात है सेशन होते हैं, आपने बातचीत करनी होती है पेशेंट के साथ? देखिए और इस इसमें थेरेपी के जरिए नजर आता है। सबसे पहले तो पेशेंट को घर वालों से अलग करना होता है। अच्छा। क्योंकि घर वाले जिस तरह इस बीमारी को रिस्पॉन्स दे रहे React होते हैं, उनका, बहस जी। मुबाहिसा कर रहे होते हैं, उससे वो डिल्यूजन और एक्सपैंड होती है। तो पहले घर वालों से सेपरेट करते हैं, फिर गुड डोज में एंटीसाइकोटिक दवाइयां देते हैं। अच्छा। क्योंकि ये अलामत होती है क्यों है कि दिमाग में डोपामीन बढ़ गई होती है। तो जब डोपामीन कम करने वाली दवाइयां देते हैं और थोड़ी सी सपोर्टिव साइकोथेरेपी या सीबीटी फॉर साइकोसिस होती है, तो ये ट्रायंगल है, घर वालों से अलग करना, गुड डोज में एंटीसाइकोटिक देना और साइकोथेरेपी, इन तीनों से मिलके उस इश्क की कहानी को साइकाइट्रिस्ट और मेडिकल टीम कुछ ही हफ्तों में ज़मीबोस अच्छा कर उसामा यानी साहब, ये कुछ भी ही हमने हफ्ते देखा लगते है, हैं कुछ ही लेकिन- हफ्ते लगता है। और ज़ाहिर एक दो केसेस मेरी नज़र से भी ऐसे जी, गुजरे थे बताइए। जिनको हेलुसिनेशन होती थी, और अगर उनको आप मेडिसिन देने की तरफ लेकर जाते हैं तो वो कहते हैं हम तो बिल्कुल ठीक है, हमने तो मेडिसिन खानी नहीं। तो इस सूरत हाल में फिर कैसे इलाज मुमकिन हो सकता कि है? एक चीज ना, इस पे हम सेपरेट एक प्रोग्राम भी करेंगे कि जी, जी। पूरी दुनिया में मेडिकल एथिक्स का सबसे बड़ा पिलर है ऑटोनॉमी। अगर मरीज इजाजत ना दे तो आप उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। लेकिन हमें साइकाइट्रिस्ट को ये प्रिविलेज हासिल है, क्योंकि जो साइकोटिक इलनेस होती हैं उनका सबसे बड़ा सिम्टम हेलुसिनेशन नहीं होता, डिल्यूजन नहीं होता, लैक ऑफ इनसाइट होता है। वो मरीज कभी नहीं मानता मैं बीमार हूं, तो जी, उसकी जी, मर्जी ऐसे के खिलाफ कानून हमें इजाजत देता है कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसको दाखिल करते हैं, उसकी मर्जी के खिलाफ उसको दवाई देते हैं, इंजेक्शंस भी होते हैं, ओरल मेडिसिन भी होती हैं। फिर 2-3 हफ्ते में पहले इनसाइट वापस आती है, वो खुद दवाई खाना शुरू कर लेता है, फिर उसको डिस्चार्ज करते हैं, फिर चीज़ें बेहतर होती हैं। तो ये पब्लिक सर्विस मैसेज बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा बिल्कुल डॉक्टर साहब, और ये बड़ा चैलेंजिंग भी है इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करना। हमें लास्टली ये भी बता दीजिएगा कि आपके तजर्बे में ऐसे मरीज कितनी हद तक मतलब बेहतर हो पाते हैं? जिस तरह आपने बताया कि चंद हफ्तों के इलाज के बाद बेहतरी आना शुरू हो जाती है, मुकम्मल ठीक हो जाते हैं? जी बिल्कुल। देखिए मैं अक्सर कहता हूँ मुकम्मल ठीक तो मैं और आप भी नहीं है, मुकम्मल ठीक तो कोई भी नहीं होता। चलिए आप राजू से पर्दा ना सबके उठाएं साथ- उसामा साहब इस वक्त। सबके साथ ही कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं, हाँ, लेकिन बिल्कुल। पेशेंट इतना ठीक हो जाता है कि उसकी फंक्शनैलिटी रिस्टोर हो जाती है, वो काम करने लग जाता है। एक हल्की सी दवाई कुछ अरसे तक चलती है, कई दफा 5 साल भी चलती है, लेकिन हमारा मकसद किसी को ठीक करना नहीं होता, उसकी सोशल और ऑक्यूपेशनल क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिस्टोर करना है। वो काम करे, शादी करे, अपनी जिंदगी ठीक को है, ठीक से यानी कि गुजारे। ओवरऑल तो इस उसामा पे साहब इस हमारे चीज पर फोकस किया जाता है कि वो अपनी सराउंडिंग में जो लोग बसते हैं उनके साथ एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो पेशेंट नहीं भी उज़ैर मान रहे होते उनको भी मेडिसिन तरीके से खिलाई जाती है, और डॉक्टर के साथ मेरे ख्याल में पेशेंट का एक रिलेशन भी, एक बॉन्ड भी ऐसा बन जाता है कि वो मान ही जाते हैं डॉक्टर की बात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा, आप मौजूद थे, तफसीलन आपने हमें इस बीमारी की अलामात और इलाज के बारे में बताया, और होपफुली बहुत से लोगों को समझ भी आई होगी कि अगर उनके आसपास कोई ऐसा पेशेंट मौजूद है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, देखिए फैमिली रवैये को बहुत डिस्टेंस करना ही मैटर पड़ेगा। करते हैं। अगर इस तरह का कोई पेशेंट आपके घर में मौजूद है या आपके इर्द गिर्द मौजूद है, फैमिली में मौजूद है, तो आपको अपना रवैया उनके साथ दुरुस्त रखने की जरूरत है। अब डॉक्टर उसामा जो हम बात कर रहे थे वो ये कहते थे कि मरीज को अलहदा इसलिए करना पड़ता है, आइसोलेट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि लोग उसको सही तरह ट्रीट नहीं हाँ कर जी, रहे होते। बिल्कुल। खैर ये मसला अपनी जगह मौजूद है, उम्मीद है इससे बहुत ज्यादा अवेयरनेस जो है लोगों को आई होगी। और हेडलाइंस ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में कुछ आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कराची की। तो आज फिर हमने देखा है कि कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई की गई है। अर्बन फ्लडिंग और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा भी जाहिर किया गया है, जबकि बारिश के बायस 2 दिन में कराची की सूरत हाल इंतहाई तबाहकुन हो चुकी है। निकासी आपका पूरा निज़ाम बैठ चुका है, जबकि मुतादिद इलाकों में कई फीट पानी खड़ा दिखाई दे रहा है। शहरी शदीद परेशान है। मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 17 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मगर हम ये भी देख रहे हैं कि जो सियासी जमातें हैं मुख्तलिफ और सियासतदान हैं, उनकी जानिब से बारिशी पानी निकालने और इसका मुस्तकिल हल ढूंढने की बजाय बयानबाजी का सिलसिला एक जारी है, और सूरत हाल की जिम्मेदारी कोई भी नहीं ले रहा, बल्कि एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने का सिलसिला जो है वो हमें गुज़श्ता रोज से देखने में आ रहा है। बिल्कुल जी। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची की तबाही का जिम्मेदार मौसमियाती तब्दीली को ठहरा दिया और बताया कि कराची में 40 मिलीमीटर बारिश की निकासी की सलाहियत है, मगर 200 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश हुई है। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि कराची की 100 मिलीमीटर बारिश को संभालने के लिए पूरे शहर को खोदना पड़ेगा। शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, घर बैठें, बाहर ना निकले। MQM पाकिस्तान ने कराची की तारीख का स्याह दिन इसे करार दिया और कहा कि कराची के लोग बेबस हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत पिछले 17 साल से इक़्तिदार में है, निकासी का निज़ाम बेहतर क्यों नहीं किया गया? सिंध हुकूमत को 22,000 अरब का हिसाब देना पड़ेगा। जबकि जमाते इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने इल्ज़ाम लगाया है कि पीपल्स पार्टी और MQM 40 साल से
कराची को लूट रही है। कराची में अर्बन फ्लडिंग के जिम्मेदार MQM और पीपल्स पार्टी हैं। बारिश के बाद कराची का बुरा हाल हो चुका है। शहर कायद में करप्शन और कब्जा माफिया का राज है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा अमीनुल हक और सिंध हुकूमत के तर्जुमान सैयद जावेद साहब भी। सबसे पहले अमीनुल हक आपकी जानिब आना चाहूँगी। अमीन साहब, हमें ये बताएगा कि हम देख रहे हैं कि शहर इक़्तिदार में MQM समेत जो दीगर हैं सियासी जमातें, उन्होंने भी इक़्तिदार संभाला है और हम ये भी देखते हैं कि कराची के एक अरसे से बुरे हाल है। पानी का मसला, पीने का पानी वहाँ पर मुयसर नहीं है और निकासी आपको मुमकिन नहीं बनाया जा रहा। इस तमाम तर सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि फातिमा जी हमें मतलब जिसे कहते हैं कि सही पर्सपेक्टिव में इस शहर को देखना चाहिए। जी ये MQM की तरफ से कोई इल्जाम तराशी कोई बयानबाजी नहीं है। अच्छा। MQM तो एहतसाब करना चाह रही है। MQM कह रही है कि जिसकी हुकूमत है वो जवाब दे। पिछले 18 साल से 2008 से लेकर 2025 17 भी नहीं बल्कि 18 साल अब होने वाला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आला इनका है, वजीर खजाना इनका, वजीर बल्दियात इनका है। और पिछले 5 सालों से मतलब जब मुझे याद है 30 अगस्त 2020 वसीम अख्तर का मेयरशिप खत्म होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है। मुर्तजा वहाब साहब 2 से 2.5 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहते, फिर ये मेयर बन जाते। तो 4.5 साल से तो ये बला शिरकत रह रही है, ऑल टियर इनके पास मौजूद है। अब ये बात कहना है कि MQM क्या कर रही है दूसरी सियासी पार्टी, भाई MQM के पास ना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है और ना MQM के पास फाइनेंशियल पावर है। हम तो अपने अवाम के दरमियान रहेंगे, अवाम की आवाज से आवाज मिला के बात करेंगे, अपोजिशन में रह के हम कर क्या सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि पिछले 5 सालों में और पिछले 18 सालों का जब हम हिसाब मांगते, जैसा आपने कहा कि 18 सालों में 22,000 अरब रुपए मिलते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि कराची सिंध हुकूमत का 95% कमा के देता है। यस, 95%। भाई 95% कमा के दे रहा है तो आप 10% कराची में लगा देना। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, मतलब को रॉकेट साइंस नहीं है कि आप 10% ना। आप जब आपका विजन होगा, आपकी सोच होगी, आप ओनरशिप लेंगे कराची की, तो आप करेंगे। प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये आता है कि अनफॉर्चुनेटली कह लें या फॉर्चुनेटली कह लें कि कराची के वहाँ 1970 से लेकर आज 2025 में जब इलेक्शन हुआ है या जब 70 से लेकर अब तक कराची के वहाँ ने पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट किया। तो वो सौतेलापन इनके जहन से निकलता नहीं है और इसीलिए कराची के तरक्याती काम कराना नहीं चाहते। बिल्कुल अमीनुल हक साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। सादिया साहिबा, अमीनुल हक साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, उस पर भी कमेंट कर दीजिएगा और ये बताइएगा कि ये जो अब आदाद शुमार आ रहे हैं मेयर की जानिब से भी, वज़ीर आला की जानिब से भी, कि 40 मिलीमीटर बारिश सह सकता है, 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो उसके लिए पूरा शहर खोदना पड़ेगा। ये आदाद शुमार अब तो दिए जा रहे हैं, फराम किए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए तैयारी क्यों नहीं की जाती? कौन कहता है कि आप एक ही दफ़ा पूरा शहर उखाड़ दें? आप वक्तन फवक्तन भी जो काम है वो मुकम्मल करवा सकते हैं इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बात ये है कि जो परसों कराची में बारिश हुई, जिसको मेरे मोअज़्ज़िज़ MQM के रुकन जो हैं वो क़ियात तरीन दिन कह रहे हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड थी। कराची का जो एवरेज रेन है मॉनसून का वो 250 से 300 है। अब 4 महीने में इतनी बारिश कराची में होती है, जो ओरिजिनल मॉनसून सीजन है। अच्छा, अब जो परसों बारिश हुई है वो 200 प्लस है। मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान का या दुनिया का, मैं ये बात बिल्कुल कह रही हूँ कि दुनिया का कोई शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होगा कि 200 मिलीमीटर पूरे शहर में एक वक्त में एक रफ्तार से और 2 घंटे में बारिश हो तो वो सारा पानी जो है वो सिस्टम समो लेगा और शहर में कहीं कतरा पानी खड़ा नहीं होगा। आपके सामने ये क्लाइमेट चेंज है जो पूरी दुनिया पे आया, हम पे नहीं आया। सादिया साहिबा, आपने ये बजा फरमाया है कि क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से ये दुश्वारियों का हमें सामना करना पड़े, लेकिन ये भी कहीं जिस तरह से कहा जा रहा है कि कैपेसिटी को बढ़ाया नहीं गया है ताहाल। एक मिनट जी प्लीज आप बात करें। जी कर लें। देखें, बिल्कुल ये बात सही है कि कराची क्या पूरे पाकिस्तान के मास्टर प्लान को रिविजिट करने की जरूरत है। जो बिनोर में हुआ क्या वो नॉर्मल था?
या जो गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है वो नॉर्मल है? इतनी बारिशें, सादिया ग्लेशियर साहिबा, मेल्टिंग, वो तो पूरी पहाड़ी दुनिया- इलाके हैं और आप कह रही हैं कि चलें यहाँ पर मिनट, पानी नहीं एक- निकाला जा एक सकता, मिनट, लेकिन एक कितना मिनट, वक्त एक लग मिनट सकता है? भाई। क्या दिन लगेंगे, हफ्ते लगेंगे? देखें, जो लोग ये बात कर रहे हैं कि कराची, जितनी कराची में बारिश हुई थी उसके बाद जैसे ही बारिश रुकी, पता नहीं आप लोग ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि बारिश हो रही हो और इमरजेंसी सर्विसेज काम करना शुरू कर दें। नहीं हो सकता उस वक्त काम। जब जैसे ही बारिश रुकी है, कराची का मेयर, जो बहुत सारे लोगों को नापसंद है, वो सड़कों पर मौजूद था। चंद घंटे में कराची की शाहराहों का जो मेन आर्टरीज थी उनका पानी निकाला। आपके इसी दावे का सादिया साहिबा जवाब ले लेते हैं। अमीन साहब भी कराची के रिहायशी हैं, कराची के नुमाइंदे हैं। हाँ, कराची के, मेरी बात जी, मुकम्मल वो हो जाए, तस्दीक मैंने कर देते अमीन हैं। साहब की बात, अच्छा जी, फिर बात करते हैं कि जी कराची में कोई काम नहीं हो रहा। हमने तो बहुत काम किए कराची में, कराची है। में काम हो रहा है। जब भी नहीं तो ये शहर सबको याद होगा जब इनका बेस्ट नंबर 1 मेयर था तो 5 दिन के लिए शहर बंद हुआ था। आई चुंदरीगढ़ 4 रोज के लिए बंद हुआ था। 200 लोगों की हलाकतें हुई थी बरसात से। तो प्लीज इस पर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें, क्योंकि हमारा भी जो इस बात को डिस्कस करने का मकसद है वो यही है कि अवामी जानों का नुकसान ना हो। आप लोग भी यकीनन यही चाहते हैं, तो पिछली गलतियों से क्यों सलूशन की तरफ नहीं आया? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। वर्ल्ड बैंक के साथ कराची के वाटर एंड सीवरेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसको इन्हांस करने के लिए केएमसी ने मुआहदा किया है। जाहिर सी बात है 40 to 50 मिलीमीटर पानी ले जाना वो नॉर्मल हालात या नॉर्मल बारिश, इस वक्त ये नॉर्मल हालात भी नहीं है, यानी आप कह नॉर्मल रही हैं बारिश कि भी नहीं है। और अगर ये सड़कें सादिया काम साहिबा, नहीं कर आप रही कह थी रही तो नॉर्मल हालात नहीं थे। अमीनुल हक साहब हमारे साथ दोबारा आपसे जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अमीन साहब, जिस तरह से सादिया साहिबा कह रही है कि मुर्तज़ा वहाब साहब सड़कों पर मौजूद थे और सिंध हुकूमत के नुमाइंदे मौजूद थे, आम शाहराहों से तो चंद घंटे में पानी निकाल लिया गया है, फिर आप लोगों को क्या मसला है? असल में आफाकी बातें करना बहुत अच्छा होता है, हमने ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है। आप कहते हैं कि 200 मिलीमीटर बारिश हुई है। 200 मिलीमीटर एवरेज बारिश सुबह से लेकर रात तक हुई है। सुबह 7 बजे बारिश शुरू हुई है, 11:15 बजे बारिश शुरू हो जाती है, 1:15 बजे दोबारा बारिश शुरू होती है, शाम के 6 बजे रुक जाती है। और फिर ये कहना है कि बनैर को कराची से कंपैरिजन करना, यार यही तो हम बात कर रहे हैं कि आप तो कराची को मोहनजोदड़ो बनाने जा रहे हैं। यानी एक तरफ याफ्ता शहर जो कराची चलेगा तो पूरा पाकिस्तान चलेगा। 67% इकोनॉमी ऑफ द पाकिस्तान बिलोंग्स टू द कराची। लेकिन आपकी सोच देखिए कि आप अब क्लाइमेट चेंज पे इल्जाम लगा देना। अरे भाई, इस्लामाबाद में बारिश होती है, आप लाहौर में रहती हैं, लाहौर में रोजाना की बुनियाद पे बारिश होती है, 2 घंटे बाद फिर आप एंजॉय कर रहे हो 200 मिलीमीटर हमारे यहाँ देखिए, जो खातून बैठी है, मैंने इनके दरमियान में कोई बात नहीं की, तो मुझे बात करनी थी, मेरे बात आप जवाब दे दीजिएगा। ठीक है। अब मेयर साहब फरमाते मेरा नाला जो है 40 मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त करने के कर सकता है, या आज से 6 दिन पहले इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख ले, कहते 80 मिलीमीटर हमारा नाला बर्दाश्त करने के अहमियत रखता है। लेकिन कल के बाद इनकी टोन चेंज हो गई, इनके स्टाइल चेंज हो गया, अभी 40 मिलीमीटर बात कर। अरे भाई, अगर ये नाला साफ करने की जिम्मेदारी किसकी थी? आपकी जिम्मेदारी बनती है। 18वीं तरमीम के बाद तकरीबन जिम्मेदारी आपकी बनती है। और फातिमा और अगर आप ये सुनकर हैरान होंगे, परेशान होंगे कि ये जो नाला बनाया गया 29 किलोमीटर तवील नाला है, महमूदाबाद नाला, गुजर नाला और औरंगी नाला 29 किलोमीटर है। यस, ये नाला भी इन नालाकों ने नहीं बना के दिया है, पीपल्स पार्टी हुकूमत ने नहीं बनाया। यस, कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी पिछली हुकूमत जो खान साहब की हुकूमत थी उसमें बनाई गई थी, जिसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और 4-5, आप 4-5 से मतलब समझ गए ना कौन लोग थे। वो तीनों टीमें मौजूद थी। अरबों रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने लगाया 29 किलोमीटर, यस 29 किलोमीटर के तीनों नाले जो है फेडरल गवर्नमेंट ने अपने पैसे से बना के दिया। अगर वो नहीं बना हुआ होता तो आज कराची मुकम्मल तौर पर डूब चुका होता। यस, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ये वजह है कराची डूबने की। इंतजामी नाअहली है, ये विजन ना होने की बुनियाद है। ठीक है, इंतजामी नाअहली सब आप ये फरमा रहे हैं, ये भी थोड़ी सी रोशनी अगर आप डाल दें, क्योंकि जब हम आम आवाम की बात करते हैं ना, तो कुछ लोगों की जानिब से भी तासुर आता है कि हुकूमत तो एमक्यूएम ने भी की थी, तब भी मसाइल का सामना था। आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि मौजूदा हुकूमत अब कैसे इन चीजों को सॉर्ट आउट कर सके? क्योंकि मिलजुल कर मेरे ख्याल में ये इस वक्त जो मसला है, ये किसी एक सियासी जमात का मसला नहीं है, ये आम आवाम का मसला है। वो आप है, वो हम है, हम सब हैं।
हमने मिलकर ही इसका जी, सोल्यूशन ढूंढना है। बिल्कुल फातिमा, यू आर 100% करेक्ट। 88 में एमकेएम के भारत सरकार का मेयर बने थे, 2005 से लेकर 2010 तक एमकेएम बने। पहला फ्लाईओवर कराची में एमकेएम ने बना के दिया। 2005 से 10 तक मेरा ख्याल है कराची दुनिया के 10 बड़े शहरों में तेजी से तरक्की पजीर शहरों में शुमार होने लगा था। आप जितने अंडरपासेज है, जितने फ्लाईओवर है, ग्रीन बसेज है, हॉस्पिटल है, किसके दौर में बना? एमकेएम के दौर में बना। हाँ, अब आपको इससे मशवरा क्या देना है? यस, मैं समझता हूँ कि होना क्या चाहिए कि अगर आप कोई तरक्याती काम कराना चाहते हैं, कुछ चीजें बनाना चाहते हैं, तो आप जो शहर के जो कर्ता धर्ता लोग हैं, जो जिनको पिछले 40 सालों से अवाम वोट देके मुंतखब करते चले आ रहे, उनको भी तो साथ बैठा है ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले और उनके मशवरों को शामिल करें। अगर आप लाड़काना के लोगों को, बदीन के लोगों को, दादू के लोगों को कराची के बारे में आप इंटरेस्ट, उनको मतलब यहाँ की डायनामिक ही नहीं पता है, यहाँ की डायनामिक ही नहीं पता है, और फिर यहाँ के फैसला साजी में शामिल हो जाते हैं। जब आप इस तरह के फैसले करेंगे तो मेरा ख्याल है शहर तरक्की नहीं करेगा, सूबा भी तरक्की नहीं करेगा। आपको चाहिए कि अमीन साहब, बिल्कुल शहर की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए, सादी साहब मैं आपकी जानिब आऊंगा, लेकिन अमीन साहब आपसे ये लास्टली मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली हम लोग हल की जानिब जाना चाहते हैं, मतलब लोग जहाँ भाग भी हुए हैं और वो फिर लोग किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें, उनके वरसा, तो आने वाले जो सीजन्स हैं उनमें इस तरह की सूरत हाल दरपेश ना हो। आपके नजदीक हल क्या है? आप क्या रेकमेंड करते हैं? आपकी क्या तजावीज़? वेरी सिंपल कि आपने, मेरा ख्याल है कि जो प्रोजेक्ट, मेरा ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, केएमसी और जो मुंतखब नुमाइंदे अराकीन कौमी सूबाई असेंबली है, उनको शामिल किया जाए और उसके बाद प्रोजेक्ट का आगाज किया जाए। और इस बात को मेक श्योर किया जो प्रोजेक्ट तैयार की जा रही है, अगर 2025 से बैठे तो विजन आपका 2050 का होना चाहिए कि यस वो उसके तरक्याती काम क्या होंगे, उसके इम्पैक्ट क्या होंगे। आज ये बैठ करके देखिए, आज 2000, मेरा ख्याल है कि 2022 में भी इसी तरह सूरत हाल पैदा हुई थी, 2020 में भी हुई थी। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि मेरा ख्याल है कि आपको कराची पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। आप यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, आप यहाँ के सीवरेज के निज़ाम, पानी के निज़ाम, रोड के निज़ाम, ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर करें। मतलब ये सुनकर अफसोस होता है ना कि मतलब 1947 से लेकर 2015 तक मास्टर प्लान केएमसी के पास वो करता था। जैसे वसीम अख्तर मेयर बनते, मास्टर प्लान लेके केडीए को दे दिया जाता है। क्यों? मतलब क्वेश्चन मार्क आता है ना कि मतलब आप क्या करना चाहते हैं। अब आपके पास तीनों हुकूमत आपके पास है, वजीर आला भी, वजीर बल्दियात भी, वजीर खजाना भी और मेयर भी। तो खुदा के वास्ते दूसरों पर इल्जाम लगाने के बजाय अपने गैरबैन में जाके देखें कि कहाँ कोताहियां हो रही और कहाँ बेहतरी ला सकते हैं। ठीक है अमीन साहब, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया है। सादिया साहिबा, आपकी जानिब वापस आना चाहूंगी। ये कहिएगा कि अब जैसे हम अलार्मिंग सिचुएशन देख रहे हैं, तो हुकूमत सिंध के पास निकासी या आग के लिए शहर में कोई निज़ाम इस वक्त मौजूद है या फ्यूचर क्या प्लानिंग की जा रही है? क्योंकि अभी जो शदीद बारिशें हैं, इनसे हमने निपटना तो है, इनका हल तो निकालना है, तो इसके लिए भी क्या फ्यूचर प्लानिंग है? देखें, एक तो पहली बात ये कि उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए, इन्होंने ये नहीं बताया कि जो इन्होंने सबसे बड़ा इस शहर पे जुल्म किया था वो जो चाइना कटिंग के नाम पे और कमर्शलाइजेशन के नाम पे जो इस शहर के मास्टर प्लान को हिला दिया इन्होंने और जमात इस्लामी ने। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, बातें करना बहुत आसान है। इनके भी इस शहर में 2 मेयर गुजरे हैं। जितनी फंडिंग मुस्तफ़ा कमाल साहब को, जो वो खुद एडमिट करते हैं, इस शहर में की गई थी उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट ने और बाद में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने 2008 में प्रेसिडेंट बनने के बाद, खुद एडमिशन है इनका, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, किया वो, फिर इनसे भी हिसाब मांगना चाहिए कि वो पैसे कहाँ गए। देखिए, आपने जो बात की कि सिंध हुकूमत कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करने के लिए, मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर कराची के सेवरेज के निज़ाम को इन्हांस करने पर बातचीत पहले से जारी थी। ये बरसात आई है, जो लोग कहते हैं कि जी नाले साफ नहीं थे, अगर नाले साफ नहीं थे तो चंद घंटों में जो शहर से पानी ड्रेन आउट हुआ, अगर सिस्टम था ही नहीं तो वो ड्रेन आउट कैसे हुआ? देखिए, जितना पानी का वॉल्यूम था उतनी कैपेसिटी नहीं थी। बाकी निजाम अपनी जगह मौजूद है, काम वो कर रहा है, लेकिन जितना पानी का वॉल्यूम था वो जाहिर सी बात है वो इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करना पड़ेगा। जो आपने भी मेरी बात का गलत वो लिया, और अमीनुल हक साहब तो खैर उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मैंने ये कहा था कि हमें बनोर से लेकर कराची तक पाकिस्तान के मास्टर प्लान को रिविजिट करना होगा। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज कराची में नहीं हो रहा,
क्लाइमेट चेंज बिनोर केपीके में भी हो रहा है और क्लाइमेट चेंज कराची में भी हो रहा है। हमें रिविजिट करना पड़ेगा, अपने सिस्टम्स को इन्हांस करना पड़ेगा। बिल्कुल सादिया साहिबा, आप ठीक कह रही हैं, ये करना पड़ेगा, लेकिन मेरा ख्याल है आगाज हमें मौशी हब से नहीं करना चाहिए, जो कि शहर जो है वो मैशत चलाता है मुल्क की। अगर वहां पे आप ये हिदायत दे रहे हैं लोग घरों में रहें तो निजाम मफलूज हो जाएगा, तो फिर किस तरह से मामला चलेगा मौशी? नहीं जी, आप बिल्कुल सही। और जो दूसरी एक बात कि कराची का जो मेयर कराची है, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, वो 33% एरिया की अथॉरिटी रखता है। बाकी पाकिस्तान रेलवे, सिविल एविएशन, 6 कंटोनमेंट्स, केपीटी, सिविल एविएशन, फेडरल गवर्नमेंट के 6 इदारे इस शहर में बैठे हैं। मैं ये दावे से कहती हूँ, आप लोग अपना किसी भी अपने रिसर्च टीम से, अपनी इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट से ये चेक करा ले कि उनका इस कराची में उनका स्टेक तो है, वो इस शहर की सड़कें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 0% इन्वेस्टमेंट है फेडरल गवर्नमेंट की इस शहर में। बिल्कुल ठीक है कि कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिकल फाइनेंशियल हब है, सबसे ज्यादा टैक्स जनरेट करने वाला शहर है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के जो इदारे बैठे हैं, जिसके अमीनुल हक साहब कैबिनेट का हिस्सा हैं, ये सवाल पूछे कि वो इदारे जो केपीटी है या सिविलिएशन, हमने नहीं कहा था शाराए फैसल केएमसी की जुडिक्शन नहीं है, वो फैसल कंटोनमेंट के, लेकिन हमने ये नहीं कहा क्योंकि हम कराची को एक नजर से देखते हैं, हमने पूरे शहर ऑन करते हैं। मतलब यही है सादिया साहिबा, आप ही की बात लेकर अमीन साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी। जैसे आपने सादिया साहिबा की भी गुफ्तगू सुनी है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? उन्होंने आपकी जानिब इशारा किया है कि इससे कबल आपको भी मौका मिले, तो इन तमाम चीजों को किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं सिर्फ 2 चीजें करूंगा। सादिया की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 33% ऑफ द कराची का कंट्रोल मेरे के पास है। फातिमा पिछले 30 सालों से 40 सालों से एनसीए मुतालबा करते चली आ रही है कि कराची का 100% कंट्रोल मुंतखब मेयर के पास होना चाहिए। जब हम ये मुतालबा करते थे, यही जो पार्टी जिनकी बैठी हुई खातून, इनकी पार्टी इसकी मुखालफत करती थी। आज ये चले, ये मुतालबा कर दी, हम 100% के साथ है। 100% कराची का जो इसे कहते हैं अंडर मुंतखब मेयर के कंट्रोल में होना चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरी की तरफ जाएगी। दूसरी बात उन्होंने पूछी कि वफाक हुकूमत से क्या किया। देखें, लाहौर का मेट्रो, पिंडी का मेट्रो, मुल्तान का मेट्रो, पेशावर का मेट्रो सूबाई हुकूमत ने बनाया। कराची का मेट्रो किसने बनाया? वफाक हुकूमत एनसीएम के तवज्जुह से बनाया। आज 21वीं सदी में रहकर फातिमा, शेम टू से कि हम चिंची रिक्शा पे सफर करते हैं, या चिंची रिक्शा पे सफर करते हैं। हमारे पास मेट्रो वफाक हुकूमत ने बना के दिया। पानी देने के काम किसकी जिम्मेदारी है? 1250 की रिक्वायरमेंट है, 550 MGD पानी मिलता है। K4 का मंसूबा कौन बनाने जा रहा है? वफाक हुकूमत। कितने अरब की? 126 अरब रुपए की। इनको ना मानना चाहिए ना, पानी देना इनकी जिम्मेदारी, पानी देना इनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये कराची को ओन नहीं करते। मतलब अब लाहौर में, मुल्तान में, इस्लामाबाद में फायर टेंडर कौन चलाता है? मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाती है ना। इनको टीएमसी को 52 फायर टेंडर एनसीए ने वफाक हुकूमत से लेके दिया, 2 स्नार्कल लेके दिया, 2 बाउजर लेके दिया। जो कराची में आग लगती है ना बड़ी बिल्डिंगों में, ये अगर इनके ऊपर एतबार करते तो कराची जल चुका होता। ये 52 फायर टेंडर फेडरल गवर्नमेंट ने ला के दिया। यार ये सर्वे किसने बना के दिया? वफाक हुकूमत से बना के दिए। मैं समझता हूं अमीन साहब, बस सादिया साहिबा भी कुछ कहना चाह रही हैं, जो आप कह रही हैं कि वफाक ने इतना कुछ किया। वक्त हमारे पास बहुत कम है। अमीन साहब, कथा कलामी की माजरत। सादिया साहिबा, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये कह रहे हैं पानी का मंसूबा, जितने पानी की मंसूबे का फिक्र हमें है, क्योंकि हमारी मुंतखब हुकूमत है सूबा सिंध में भी और कराची में भी। अभी आज से ये भी ये काम कर सकते थे 50 साल के बाद, 50 साल के बाद हब डैम से जो पानी आ रहा था, जो आधा आ रहा था, 50 MGD पानी कराची रिसीव कर रहा था, क्योंकि वो लाइन खराब थी, वो जो कनाल आ रही थी वो खराब थी। वो हमने बनाई है, वो हमने बनाई है, सिंध हुकूमत ने और कराची के मेयर ने बनाई है। 100 MGD कराची का पानी हमने बढ़ाया, और वो जो दूसरी लाइन जो केनाल पुरानी थी उसको जो है रिहैबिलिटेट किया जा रहा है, ताकि फेडरल गवर्नमेंट से बात की जाए
कि वो 100 mgd पानी इजाफी उसमें कराची हब डैम से कराची के लोगों के लिए इजाफी पानी दिया जाए। अभी इन्होंने K4 के मंसूबे की बात की। K4 का मंसूबा जितने पैसे फेडरल गवर्नमेंट में उसमें रखे हैं वो पता नहीं कितने सालों में बनेगा। हम अगर सीरियस नहीं होते ना तो जो K4 का मंसूबा जो हमने करना है, जो काम हमने करना है, उसका 100% पैसा इस बजट में एलोकेट कर दिया गया है और अक्टूबर से काम भी उस पर शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है, आप कह रही हैं कि वो अक्टूबर से काम भी वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो मसाइल हैं वो कुछ हद तक बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। सादिया जावेद साहब का मौक़िफ़ दे रही थी, जबकि अमीनुल हक साहब MKM के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और ये भी बता रहे थे कि फेडरल की जानिब से जो कहा जाता है सिंध हुकूमत की तरफ से कि फेडरल हमें सपोर्ट नहीं करता, तो अमीनुल हक साहब बता रहे थे कि फेडरल की जानिब से किस किस तरह सिंध हुकूमत की इमदाद की गई है। लेकिन जो भी है, अवाम ये चाहती है कि सब चाहे मिलकर निकालें, इंडिविजुअली निकाला जाए, इस मसले का हल निकाला जाए। ये जो मौशी हब है ये मफलूज होना बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो एक दिन के लिए हो या फिर चंद घंटों के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है उज़ैर, और अगेन वही बात है, कराची को तो हम लोग मिनी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, रोशनियों के शहर के नाम से जानते हैं, तो इसको यकीनन इसके जो भी निकासी आपके मसाइल हैं और दीगर भी जो मसाइल हैं उनका हल यकीनी तौर पर जल्द मुमकिन होना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। हुकूमती सतह पर बड़े पैमाने पर इक़दाम देखने में आ रहे हैं। फ़ज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए एक और जदीद हल सामने आ गया है। फैसलाबाद के बासलाहियत माहिर माहौलियात डॉक्टर सरफराज ने CO2 फिक्सिंग बायो रिएक्टर के नाम से एक ऐसी मशीन तैयार की है जो 5 दरख्तों के बराबर काम करती है। ये मशीन फ़िज़ा से स्मॉग समेत मुज़र सेहत गैसों को जज़्ब करके ऑक्सीजन में तब्दील कर देती है और शहरियों को साफ और सेहतमंद माहौल फराहम करती है। ऐसा ही और दुनिया के कई मुल्कों जैसे कि सर्बिया, जर्मनी, तुर्किया और भारत में ये निज़ाम कामयाबी से इस्तेमाल भी हो रहा है। फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने में काफ़ी हद तक ये मुआवन भी साबित हुआ है। पाकिस्तान में ये मनसूबा पहली बार सरकारी सतह पर मुतारिफ करवाया जा रहा है। ये बायो रिएक्टर मशीन कैसे काम करती है, इसी हवाले से रुबीना यूसुफ ने खुसूसी गुफ्तगू की है, आपको वो गुफ्तगू सुनाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। यू आर वॉचिंग सुनो पाकिस्तान और मैं मौजूद हूँ इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फ़ारूक आलम। और आज इनसे बात करते हैं कि जो मशीन मुतारफ़ करवाई गई है लिक्विड ट्री मशीन पाकिस्तान में पहली मरतबा, जिसका मकसद फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोक को कम करना है, और इनसे बात करते हैं कि किस तरह से काम करती है। अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू। सर, मुझे बताइएगा कि ये किस तरह से काम करती है और ये कितने महीने पहले इनिशिएटिव लिया गया? जी, इसका काम तो बहुत प्रिंसिपल बहुत सादा है। जैसे दरख्त काम करता है हवा में, और एल्गल और वाटर स्पीशीज़ जो प्लांट की होती हैं वो काम करती हैं पानी के अंदर। और एल्गी जो है वो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि जो भी स्टूडेंट हैं साइंस के उनको पता है कि एल्गी एक ऐसी चीज़ है जो कि इस दुनिया में जानदारों में सबसे पहले आई थी। तो जब इंसान नहीं था तब भी एल्गी जो है वो इस दुनिया में पानी में मौजूद थी। तो ये उसी एल्गी की स्पीशीज़ को जो है वो आइसोलेट करके वो इसको ये एक्सपेरिमेंट में लेके आया गया है। इसको जो है वो हमने जो रिसर्चर ग्रुप है फैसलाबाद का, उनको हमने कहा है कि जी आप यहाँ पे लेके आएँ, और ये तजर्बा जो है वो हम कर रहे हैं यहाँ पे, और 15 डेज़ के लिए ये तजर्बा रहेगा। और इस पे हम देखेंगे कि कितनी CO2 जो है ये फिक्स कर सकता है और कितनी इसका बायोमास बना सकता है, और फ़िज़ा में कितनी CO2 कम करेगा और फ़िज़ा में कितनी CO और ऑक्सीजन जो है ना वो उसको छोड़ेगा। सर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आई मीन कि आप लोग ये जो EPA वाली हैं ये रखवाएंगे इलाकों में, ऐसे इलाकों में जहाँ पर ग्रीनरी बहुत कम है? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है। जैसे देखें दरख्त है उसकी भी एक कीमत है ना। वो आप बीज लेते हैं, उसको पानी में डालते हैं, और वो या तो आप खुद करते हैं या अगर आपके बिहाफ के ऊपर नर्सरी वाला करता है तो आप उसको जाके 100, 200, 400, 1000 रुपया जो है वो पे करते हैं, ठीक है, पे करते हैं। तो इसी तरह से ये जो लिक्विड ट्री है ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ओके। आप देख रहे हैं कि इसका एक हार्डवेयर है और कुछ उसके अंदर जो है ना वो ये बबल्स आ रहे हैं, एयर सर्कुलेशन की जा रही है। तो ये इसमें आल्दो ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए लेकिन बहुत मन्यूट है, बहुत मन्यूट है, लेकिन एक सोलर प्लेट से ये सारा कुछ चल सकता है। तो लेकिन फिर भी इसकी कॉस्ट तो है ना। जी, इसकी कॉस्ट है,
क्या इनको हम रोड्स पर रख सकते हैं, ऐसे रोड्स जहाँ पर ग्रीनरी नहीं है, दरख्त नहीं है, तो आप कहीं साइड पर इसको सेट कर सकें? इसको हर जगह पे रखा जा सकता है। ठीक है। इसमें कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो नहीं है जो कोई ऐसा एरिया नहीं जहाँ पे नहीं रखा जा सकता। इसको हर जगह पे रखा जा सकता है। ठीक है। आप रोड के किनारे पे रख लें, आप अंदर रख लें, उसमें किसी भी जगह पे आप रख सकते हैं। ओके, और इसके अंदर ये आम पानी है जो होता है? जी जी, ये आम पानी है, उसके अंदर उसकी थोड़ी सी न्यूट्रिशन डाली जाती है, चूँकि ये चूँकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, एल्गी है, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको एयर भी चाहिए और कुछ जिंदा रहने के लिए, तो वो थोड़ा सा इसमें मीडियम है और वो डालते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वो डालते हैं, तो बाकी पानी है और एयर। ठीक है, बाकी इसमें कोई और कोई ख़ास चीज़ जो कि हमारे आवाम को नहीं पता और मुझे भी नहीं पता? मेरा ख्याल में ये अर्बन जो हमारे सेंटर्स हैं, जैसे लाहौर एक बहुत बड़ा अर्बन सेंटर है और हमारा स्टाइल जो है ना वो अर्बन हो चुका है और हमारे पास दरख्त लगाने के ना टाइम नहीं है, शायद जगह भी नहीं है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा हो गई है, घर छोटे हैं, तो मेरा ख्याल में ऐसे अर्बन एरियाज़ में जिसमें हमारी सिविलाइजेशन डेवलप हो रही है, ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं। तो इसमें हम हर बंदा जो है वो, जैसे हम कहते थे ना कि आप दरख्त लगा के अपना रोल प्ले करें, तो मेरा ख्याल में ये लिक्विड ट्री हर बंदा जो है वो अपने घर में लगा के, जैसे एक्वेरियम हम खूबसूरती के लिए लगाते हैं, तो ये जो है वो एक ग्रेटर कॉज के लिए, क्लाइमेट चेंज की मौसमियाती तब्दीली को एड्रेस करने के लिए अगर हम ये लगाएं तो दैट विल बी वेरी गुड। ठीक है सर, अगर हम ये एक घर में एक लगाते हैं तो क्या उतने से घर वालों को फ़ायदा है या आसपास भी कहीं फ़ायदा होगा? घर वालों को तो है ही है, देखें फिजा जो है वो तो साफ होगी ऑब्वियसली। देखिए, आप फिजा को अपने कमरे में कैद करके नहीं रख सकते, एयर को आप नहीं कैद कर सकते, आप मटेरियल चीज़ को कैद कर सकते हैं, एयर को नहीं कर सकते। तो अगर आपके कमरे की, आपके घर की फिजा साफ होगी तो ऑब्वियसली बीमारियों से पेनिट्रेट करेगी, दूसरे घरों में भी पेनिट्रेट करेगी। ओके, ठीक है। तो इसको कितने एरियाज पर लगाना चाहिए ऑलमोस्ट? इसमें अभी इसके ऊपर जैसे मैंने बताया कि इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं। वैसे ये है कि ये कम से कम 2 दरख्तों के बराबर तो एक ट्री जो है ना वो काम कर लेता है। हाँ, तो ये है कि इसमें ये चीज़ें जो है ना अभी फाइनली हमारी कमेटी जब रिकमेंडेशन देगी तो ये हम फाइनल। ठीक है सर, लास्ट पर हम छोटी सी आपसे बात करेंगे कि इसकी प्राइस क्या है अगर कोई लेना चाहे या कोई? प्राइस अभी जो है ना वो डिटरमिन नहीं हुई है। ये सारी जो सारा सेटअप लगाया है, ये आप देख रहे हैं कि ये जॉइंट वेंचर है EPA का जो है वो स्पार्क के साथ, तो वो ये सारी कॉस्ट उन्होंने बेयर की है। तो एट द एंड फिर हम, जैसे मैंने बताया कि हम इसकी कॉस्टिंग के ऊपर भी जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि ये लिक्विड ट्री पाकिस्तान में पहली मरतबा मुतारिफ़ करवाया गया है और इसे आप अपने घरों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फ़िज़ा साफ़ होगी और इसके बाद जो आने वाले वक्तों में अभी स्मोक हर तरफ आपको नज़र आने वाली है, ये स्मोक को भी कम करता है। सो उम्मीद है कि आपको ये आज का सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम सुनो पाकिस्तान। ज़बरदस्ती तफसीलन गुफ्तगू भी हमने रुबीना यूसुफ की सुनी है और किस तरह से वो भी बता रहे थे हमें कि ये माहौल के लिए साजगार साबित हो सकती है और फ़ायदा हो सकता है फ्यूचर में। बिल्कुल जी, ऐसी प्रोजेक्ट्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि स्मॉग से निपटने के लिए जितने भी इस तरह की काविशें की जाएं वो कम है। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक कहेंगे नाजरीन आपको। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे उज़ैर की, ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन का सिलसिला जारी है और प्रोग्राम के तकरीबन आखिरी सेगमेंट में हम पहुंच चुके हैं। कुछ लोगों को ये भी बताएं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको दुनिया घूमना और साथ साथ अपना काम भी जारी रखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। हम ऐसे लोगों की बात करें जी जो कि डिजिटल नोमैड वीज़ा की है, इसमें ज़रूरत पड़ती है जिसके ज़रिए आप किसी और मुल्क में रहकर भी ऑनलाइन काम कर सकते हैं और उसके लिए आपको ये नहीं होता कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं आपने वहीं पर काम करना है, बल्कि आप ट्रैवल भी करें, आप दुनिया को एंजॉय करें, एक्सप्लोर भी करें और साथ ही साथ डिजिटल अपना काम भी करें। बिल्कुल जी, और आजकल तो आप कहीं पर भी बैठकर जो है अपना काम सर अंजाम दे सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, या फिर कोई भी आप डिजिटल काम कर रहे हैं तो आप इसीलिए वो सर अंजाम दे सकते हैं। साथ साथ आप घूमे फिरें भी, वेकेशंस भी एंजॉय करें, फैमिली को भी टाइम दें। तो जनाब, वीज़ा गाइड के डिजिटल नोमैड वीज़ा इंडेक्स ने 2025 के लिए 10 बेहतरीन ममालिक हैं जिनका ऐलान किया और उनकी फहरिस्त कमाल की है। मिसाल के तौर पर देख लेते हैं स्पेन, जहां ना सिर्फ इंटरनेट बेहतरीन है बल्कि तिब्बी सहूलियात और वीज़ा शराइत भी फ्लेक्सिबल हैं। बस कम से कम आमदनी जो है वो $2646 होनी चाहिए। ये कम से कम है उज़ैर। और बिल्कुल अगर आप टैक्स से जान छुड़ाना चाहते हैं
तो फिर मुत्तहिदा अरब अमारात और बहामास जैसे ममालिक भी मौजूद हैं। बिल्कुल। यूएई में जीरो टैक्स और तेज तरीन इंटरनेट, जबकि बहामास में तो आमदनी की कोई शर्त ही नहीं है, बस साहिल, नीला पानी आपका वहां पर वाह मुंतज़र। बाबा जी, आपने एंजॉय करना है बाहर जाकर। और साथ ही आपको ये भी बताते चलिए कि बजट पर सफर करने वालों के लिए मॉन्टेनेग्रो और ब्राज़िल जबरदस्त ऑप्शन है। मॉन्टेनेग्रो में सिर्फ $1350 आमदनी की शर्त और टैक्स भी बहुत कम है, जबकि अगर ब्राज़िल की हम लोग बात करें तो वहाँ पर कल्चर, कुदरती खूबसूरती और कम से कम $1500 आमदनी की ज़रूरत है, जिसके बाद आप इस वीज़े को एंजॉय कर सकते हैं, साथ साथ की सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हैं। और जो टेक्नोलॉजी के शौकीन अफराद हैं, रुमानिया और पुर्तगाल को पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा जाकर ना एंजॉय किया जा सकता है। बिल्कुल जी। और अगर आप लैपटॉप पकड़कर दुनिया घूमना चाहते हैं तो ये लिस्ट आपके लिए। प्लान बनाएं और नोमैड लाइफ का आप भरपूर मजा उठाएं और डिसाइड करें कि आपने क्या करना है। हमें आप इजाजत दीजिए, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।